उनकी बेटी ने बताया मेरे रूम में एक विच है जिसकी आंखें लाल रंग की हैं और वो दरवाजे के पीछे। जैसे ही उसके पेरेंट्स बाहर जाते हैं तो विच गेट के पीछे से बाहर आ जाती है। एक छोटी सी बात इमेजिन करो, आपका एक प्यारा सा घर है, आपने अपने सपनों का घर बनाया है। अब उसमें आपको एक फ़र्नीचर चाहिए। फ़र्नीचर लेने के लिए आप एक थ्रिफ्ट मार्केट गए या फिर किसी भी सेकंड हैंड फ़र्नीचर शॉप में चले गए और वहाँ आपको कोई फ़र्नीचर लगा, कम इस्तेमाल हुआ है, नए जैसा ही है और आप उसे देखते ही बड़े एक्साइटेड हो जाते हो कि ये तो मेरे घर के लिए परफेक्ट रहेगा, सब बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में उस फर्नीचर के साथ आपके घर में कोई एक डार्क चीज़ भी एंटर हो, कुछ ऐसा जो आपकी और आपके बच्चों की नींद उड़ा दे, कुछ ऐसा जो उस घर में रहने वालों का जीना मुश्किल कर दे, जो बहुत भयानक नाइटमेयर्स थे। जिस चीज़ को आप सस्ती और अपने फ़ायदे के लिए सोच कर लाए थे वो आपको ज़िंदगी भर का ट्रॉमा दे दे और आपका नुकसान करा दे। ये कहानी ऐसी ही एक चीज़ के बारे में है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा और आप देख रहे हैं नम स्टोरीज़, जहाँ हम ऐसी सच्चाइयों को सामने लाते हैं जो दिल, दिमाग और ज़मीर तीनों को नम कर देती हैं। विस्कॉन्सिन के एक छोटे से टाउन में हॉरिकॉन में लाराबी स्ट्रीट पर एक सिंपल सा घर है। क्रीम कलर की वॉल्स हैं, वुडन पैनलिंग है और एक छोटी सी ड्राइववे। अगर आप उस स्ट्रीट से गुजरो तो वो इतना आम सा घर है कि आप नॉर्मली उसके बाहर से गुजर जाओगे उसको नोटिस किए बिना। लेकिन 1988 की सर्दियों में उस घर को लोग दूर दूर से देखने आ रहे थे। और वो क्यों आ रहे थे? उस घर में रहने वाले लोगों की कहानी सुनकर। ये घर एक कपल ने खरीदा था लेकिन 9 महीने के अंदर ही डर कर छोड़ दिया। और कमाल की बात यह है कि ये घर हॉन्टेड नहीं था। इस घर में लाया गया मात्र $100 का बंक बेड हॉन्टेड था, जिसे उस कपल ने एक थ्रिफ्ट मार्केट से खरीदा था। और आज हम इसी केस के बारे में जानेंगे कि एक बंक बेड ने एक परिवार का जीना कैसे मुश्किल कर दिया। हॉरिकॉन विस्कॉन्सिन में पॉपुलेशन रफली 3000 से भी कम थी। एक छोटी सी फार्मिंग कम्युनिटी थी, मेडिसन से करीब 40 मील दूर। फरवरी 1987 में एलन और डेबी टॉलमैन अपने 3 बच्चों के साथ लाराबी स्ट्रीट के एक नए घर में शिफ्ट हुए। उन दोनों की 2 बेटियां थी, रफली 3 साल की, और एक बेटा था 7 साल का। बेटियां एलन और डेबी की थी, लेकिन बेटा डेबी के पहले रिलेशनशिप से था। एलन और डेबी ने कभी अपने बच्चों के नाम इंटरव्यूज या कहीं भी रिवील नहीं किए, इसलिए हम इस कहानी में उनका नाम नहीं जानते। डेबी ने इस घर में घुसते ही इस घर को अपना ड्रीम होम बताया था। 3 बेडरूम्स, एक सबर्बन नेबरहुड, वो सब कुछ चीज़ें जो एक फैमिली चाहती है। घर में थोड़ी पेंटिंग चाहिए थी, थोड़े कार्पेट्स चाहिए थे, लेकिन उनके लिए ये घर एक परफेक्ट जगह थी अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। डेबी और एलन ने इस घर को खरीदने के लिए लोन भी लिया था। डेबी के हिसाब से वो इस घर में अपना बुढ़ापा गुजारना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि 9 महीने में उन्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा। एलन फैक्ट्री में सुपरवाइज़र था, मोस्टली वो नाइट शिफ्ट करता था और घर में सुबह या देर रात को लौटता था। डेबी बच्चों के साथ घर पर ही रहती थी, उनकी पढ़ाई लिखाई और घर पर ही पूरा ध्यान देती थी। वो एक नॉर्मल फैमिली थी जो कि एक नॉर्मल घर और एक नॉर्मल शहर में रह रही थी। घर में सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था। एलन अपने फ्री टाइम में घर में जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती थी उसको करते थे। पेंटिंग की ज़रूरत होती थी वो करते थे, फर्नीचर की ज़रूरत होती थी उसको अरेंज करते थे। इसी बीच उन दोनों को फील हुआ कि दोनों बच्चियों के लिए रूम में एक बेड की ज़रूरत है। उन दोनों ने अपनी बच्चियों के लिए एक बंक बेड लेने का सोचा। उस बंक बेड को लेने के लिए वो एक थ्रिफ्ट मार्केट गए। $100 में उन्हें एक बहुत बढ़िया डील मिल गई। उन्हें एक नए जैसा बंक बेड मिल गया था। वो घर पर उस बंक बेड को लाए। एलन ने बच्चों के साथ मिलकर उस बंक बेड को असेंबल किया और तभी इस घर में नींद उड़ाने वाली हॉन्टिंग स्टार्ट हो गई। बंक बेड के घर में आने के बाद डेबी ने नोटिस किया कि बच्चे हमेशा बीमार पड़े रहते थे। पहले एक बच्चा बीमार होता, फिर दोनों बच्चियां बीमार होती और वो फिर उनको डॉक्टर को दिखाया जाता, फिर वो थोड़े दिन में ठीक हो जाते, उसके बाद फिर बीमार हो जाते
और ये साइकिल बस चलती ही रहती थी। पहले डेबी को लगा कि बच्चे स्कूल जाते हैं, जर्म्स के कांटेक्ट में आ जाते होंगे, हमने शहर चेंज किया है, हवा बदली है। वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशंस अपने दिमाग में बिठा लेती थी कि शायद इस वजह से बच्चे बीमार हो रहे होंगे। लेकिन ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा हो रही थी, बच्चे ठीक रहते ही नहीं थे, बच्चे हमेशा ही बीमार पड़े रहते थे। वो एक 3 बेडरूम हाउस था। एक कमरे में डेबी और एलन रहते थे, एक कमरे में उनकी दोनों बच्चियां रहती थी और एक कमरे में उनका 7 साल का बेटा रहता था। बेड के घर में आने के बाद एक और बहुत अजीब चीज़ हुई कि जब से वो बेड उनके घर में आया था, कपल के पास जो कैट थी वो हमेशा ग्राउल करती रहती थी। एलन इस चीज़ से इतना ज़्यादा इरिटेट हो गया था कि उसने एक दिन कैट को किचन में बंद कर दिया। किचन में बंद करने के बावजूद भी वो कैट कॉन्स्टेंटली ग्राउल करती रही इतनी दूर से। अगले दिन वो कैट गायब हो गई। कैट भी लाइक तुम इंसान रहो इस हॉन्टेड जगह पे, भाड़ में जाओ, मैं तो चली। वो कैट उस घर से भाग गई और कभी वापस नहीं आई। दूसरी रात की बात करते हैं। एलन ने अपने बेटे को गुड नाइट कहा। बेटे ने कहा पापा रेडियो ऑन कर दो, मुझे उसी के साथ नींद आती है। एलन का बेटा रेडियो पे एक पर्टिकुलर चैनल लगा के स्लो वॉल्यूम में सुनता था, उसके बाद उसको नींद आती थी। तो एलन ने वही किया। उसने अपने बेटे को फोरहेड पर किस किया, गुड नाइट बोला, रेडियो ऑन करके चला गया। कुछ देर बाद बेटे ने नोटिस किया कि रेडियो का डायल खुद घूम गया है, चैनल बदल गया है और वो नहीं जानता था कि उसको वापस कैसे बदले। पहली बार में बच्चा नहीं डरा, उसे लगा कि शायद चैनल ही गलत लगा होगा या कोई ग्लिच हो। बेटे ने अपने फादर से जाके कहा पापा रेडियो का चैनल चेंज हो गया है, आप उसको ठीक कर दो, मैं उसे ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। एलन ने बोला कि तुमने चैनल क्यों चेंज किया, क्यों छेड़ा? तो बच्चे ने कहा कि मैंने नहीं किया, वो खुद ब खुद हो गया। एलन ने सोचा बच्चे ऐसे नादानी में गलती करते, झूठ बोल देते। तो ही वॉज टायर्ड ऑल्सो, तो एलन उठा, चैनल चेंज किया और वापस जाकर सो गया। अब उनके बेटे ने नोटिस किया कि चैनल फिर से चेंज हो गया है। बेटा अब की बार डरा और डर कर भागकर अपने फादर के पास गया और उसने बोला कि इस बार मैंने चैनल चेंज होते हुए खुद देखा कि उसका जो वो डायल होता है वो खुद घूमा और चैनल चेंज हो गया। ऑब्वियसली उसके फादर ने उसकी बात नहीं मानी, उनको गुस्सा आया। इस बार उन्होंने अपने बेटे को डांटा और उसके रूम से वो रेडियो उठाया और बोला कि अब तुम बिना रेडियो के ही सोओगे। इनफैक्ट उस टाइम एलन का बेटा बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, वो काँपती हुई आवाज़ में बात कर रहा था। वो बार बार बोल रहा था कि पापा स्लो स्लो डायल घूम रहा था और मैंने चैनल चेंज होते हुए देखा है। लेकिन एलन को फिर वही लगा कि इसने जानबूझकर ये चैनल चेंज किया और ये मुझी से डरा हुआ है कि मैं इसको डांटूंगा। और मतलब एज अ पेरेंट उसने सोचा कि वो ही जो छोटे बच्चों की शरारतें और ड्रामा होता है ये वही कर रहा है। हफ्ते के हफ्ते गुजरते जा रहे थे और टॉलमैन फैमिली का एक भी मेंबर ठीक से एक भी दिन नहीं सो पाया था जब से वो बेड उनके घर में आया था। रात को किसी ना किसी नाइटमेयर की वजह से उनका एक बच्चा उठ ही जाता था। पेरेंट्स भी ठीक से नहीं सो पा रहे थे। घर में एलन और डेबी का बहुत फ्रीक्वेंट झगड़े होने लगे थे। एलन और डेबी को भी अजीब से सपने आने लगे थे। घर में भी रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती थी, डोर्स का खुलना बंद होना, क्रीकिंग साउंड। फिर भी डेबी और एलन सोचते रहे शायद ये नया घर है, इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी। अगले दिन वो उठकर चीज़ें चेक भी करते कि कोई डोर या कोई सीलिंग या फ्लोर पर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसमें से रात को ऐसी आवाज़ें आती हों। और वो बार बार यही सोचते थे कि ये उनके मन का वहम है और वो इग्नोर करते रहे। लेकिन डेबी को अब एक चीज़ और बहुत परेशान करने लगी थी और समझ नहीं आ रही थी। रात को तकरीबन 2 बजे हर दूसरे दिन उनको ये फील होता था कि बच्चियों के कमरे से किसी के गिगल करने की, हंसने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं। उन्हें लगता कि उनकी बच्चियां रात को 2 बजे बैठकर खेल रही हैं। वो उन्हें डांटने के लिए उनके कमरे में जाती और वहाँ जाकर पता चलता कि बच्चियां तो गहरी नींद में सोई हुई हैं। और इसके बाद वो सेल्फ डाउट ही करती कि शायद स्ट्रेस की वजह से वो पागल हो रही हैं, ना ठीक से सो पाने की वजह से वो पागल हो रहे हैं और उनका दिमाग ये सब चीज़ें इमेजिन कर रहा है। फिर एक दिन एलन बेसमेंट में पेंट कर रहे थे। एलन ने पेंट ब्रश टेबल के किनारे पर रखी, उसके ब्रिसल्स बाहर की तरफ लटकते हुए, और ऊपर चले गए। फैमिली ने एक साथ मिलकर लंच किया। पूरी फैमिली साथ बैठी थी, सब ऊपर ही थे। लंच ख़त्म करने के बाद एलन वापस बेसमेंट में आए। पेंट ब्रश पेंट के कंटेनर के अंदर थी, बिल्कुल स्ट्रेट।
जैसे किसी ने बहुत केयरफुली उसे वहाँ रखा हो। वो वापस से अपने आप को क्वेश्चन करने लगी कि मैंने तो बहुत ध्यान से ब्रश को टेबल पे रखा था, ये कंटेनर के अंदर कैसे आया। एलन स्टार्टेड क्वेश्चनिंग हिमसेल्फ कि मैं शायद इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि मैंने सोचा कि ब्रश को ऐसे रखूँगा, बट मैंने डब्बे के अंदर डाल दिया। उसी रात उनकी दोनों बेटियों में से एक बेटी बहुत तेज़ चिल्लाई। ये कोई नॉर्मल स्क्रीम नहीं थी, ये एक इंटेंस टेरिफाइड स्क्रीम थी। एलन और डेबी दोनों भागे। बेटी रो रही थी, काँप रही थी। उनकी बेटी ने बताया, मेरे रूम में एक विच है जिसकी आंखें लाल रंग की हैं और वो दरवाजे के पीछे छुपी है। उनकी बेटी ने ये भी बताया कि वो विच हमेशा उनके कमरे में ही रहती है और हमेशा उन्हें घूरती रहती है, और जब उसके पेरेंट्स उनके कमरे में होते हैं तो वो विच गेट के पीछे छिपी रहती है। आई गॉट गूज बम्स। जैसे ही उसके पेरेंट्स बाहर जाते हैं तो विच गेट के पीछे से बाहर आ जाती है और बच्चियों को, उनको और उनके पेरेंट्स को जान से मारने की धमकी देती है। आप एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि ये कितना टेरिफाइंग है कि बच्चों को फील होता है कि वो वहाँ खेल रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और एक डार्क शेडो विच जैसी विद रेड आइज़ कॉन्स्टेंटली उन्हें घूर रही है। उनकी बेटी एलन और डेबी से कहती है कि वो विच अभी भी गेट के पीछे खड़ी होकर हम लोग को घूर रही है और उसने इस कमरे में आग लगा दी थी और मैं इस कमरे से निकल नहीं पा रही थी, इसलिए मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। इस चीज़ को पेरेंट्स ने ऑब्वियसली बच्चों का एक भयानक नाइटमेयर कहा। बच्ची को समझाया कि ये बस एक डरावना सपना था, सपने में ऐसा होता है, तुम वापस से सो जाओ। जब पेरेंट्स बच्ची को समझा रहे थे, अपनी बहन की चीख सुनकर उनका बेटा भी उस रूम में आ गया था। बेटे ने आकर अपने पेरेंट्स से कहा कि मैंने भी सेम सपना देखा है और वो विच मेरे कमरे में भी हमेशा मुझे घूरती रहती है। वो एक बूढ़ी औरत है जिसकी आंखें लाल है और वो हर चीज़ में बस आग लगाती रहती है और मुझे अपने कमरे में बहुत डर लगता है। इस पॉइंट पर डेबी ने बच्चों की बात मान ली और डेबी भी डर गई। वहीं एलन अभी भी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहा था। उसे लग रहा था बच्चे ये जानबूझकर कर रहे हैं, बच्चों की मिली भगत है इसमें कुछ, और वो हमें जानबूझकर डरा रहे हैं, उन्होंने ये कोई नई चीज़ सीखी है या कुछ ऐसा टीवी से देखा होगा। एलन अभी भी ऐसी ही एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहा था, बट डेबी डीप डाउन जानती थी कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि रात को वो भी बहुत अजीब चीज़ें एक्सपीरियंस करती थी। और अब दिन में भी घर के दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बंद होने और खुलने लगे थे। डेबी जब लॉन्ड्री कर रही होती थी तब भी उन्हें अजीब सी विस्परिंग की आवाज़ आती थी, जैसे कोई बोल रहा हो, "Come here, come here." डेबी ने जब ये सारी चीज़ें एलन को बताई तो एलन ऑब्वियसली बहुत गुस्सा हो गया और उसने कहा कि बच्चों की बातें सुन सुनकर तुम्हारे दिमाग में भी वहम पैदा हो गया है और तुम भी अब ये सारी बातें बना रही हो। और इसके बाद एलन और डेबी के झगड़े और ज़्यादा बढ़ गए। उसी हफ्ते उनका बेटा फिर से रात को चिल्लाते हुए, डरते हुए उनके रूम में आया और उसने आकर बोला कि मेरे बेड के ऊपर एक बड़ा डार्क सा क्लाउड था जो बार बार बोल रहा था कि वो मुझे और मेरी फैमिली को मार डालेगा। कभी डार्क क्लाउड, कभी विच। बच्चे ऐसे अलग अलग चीज़ें जब एलन को बताते थे, एलन को हमेशा यही लगता था कि ये नई नई चीज़ें सीख के आते हैं और उसके बाद बातें बनाते हैं, और बच्चों को भी अब वहम होने लगा है, एक के बाद दूसरा। उन्हें हमेशा लगता है उनके बेड के नीचे कोई है, उनके अलमारी के अंदर कोई है। तो एलन इन चीज़ों पर बिलीव ज़्यादा कर नहीं रहे थे। अब क्रिसमस आ गया था और क्रिसमस से एक हफ्ते पहले उनका बेटा अपने रूम में सोना नहीं चाहता था। वो लिविंग रूम में काउच पर सोना चाहता था, क्रिसमस ट्री के पास, जहाँ पर बहुत सारी लाइट्स थी। उनके बेटे को लगा शायद यहाँ पर सोना सेफ रहेगा। रात को उनके बेटे की आँख खुली और उसके सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसकी लाल आँखें थी। उसने उनके बेटे से कहा, मैं इस घर में आग लगा दूंगी, तुम्हारी फैमिली को हर्ट करूंगी। उनका बेटा एकदम अपनी मदर से जाकर लिपट गया, प्लीज़ मम्मा यहाँ से चलो, प्लीज़ इस घर से चलते हैं। एलन अब इन सब चीज़ों से थक चुका था। उसे लगता था ना तो नींद है ना चैन है, मैं रात को इतना लेट घर आता हूँ, उसके बाद बच्चों की शिकायतें, ये सब बकवास है
और बस इन्हीं चीज़ों से तंग होकर एलन का एक आउटबर्स्ट हुआ और बस इसके बाद एलन घर में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। सुपर नेचुरल पावर को, जिसको एलन समझ रहा था कि बकवास है, बस एक फ्रस्ट्रेशन की वजह से चैलेंज कर रहा था। एलन ने बोला, अगर सच में यहाँ कोई पावर है तो तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो और मेरे बच्चों को जाने दो, उनको छोड़ दो। एलन को ये नहीं करना चाहिए था। पैरानॉर्मल वर्ल्ड में एक रूल है कि आप चाहे सुपर नेचुरल चीज़ में या आत्माओं में विश्वास करो, भूतों में विश्वास करो या ना करो, लेकिन कभी भी आपको एक नेगेटिव या सुपर नेचुरल चीज़ को चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उन्हें चैलेंज कर दिया तो वो चैलेंज एक्सेप्ट करेगी, फिर आपको चैन से जीने नहीं देंगी। और एलन ने ये गलती कर दी थी और अब जो होने वाला था एलन के साथ होने वाला था। अब एलन को भी नाइटमेयर्स आने लगे थे, बट चीज़ें अभी उतनी ज़्यादा बिगड़ी नहीं थी। एलन को अब भी लग रहा था कि मेरा भी वहम ही है, ये सब चीज़ें मैं पूरे दिन घर में सुनता रहता हूँ और अब मैं भी शायद बैक ऑफ द माइंड मेरे भी यही सब चल रहा है। जनवरी 7, 1988 रात के करीब 2 बजे एलन नाइट शिफ्ट करके घर लौट रहा था। उसने कार पार्क की, फ्रंट डोर की तरफ बढ़ा। जब वो अपने घर की डोर ओपन कर रहा था तो एलन को एक जैसे हवा की आवाज़ आती है वो महसूस हुई कि हवा की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, लेकिन वहाँ कोई हवा चल ही नहीं रही थी, सब कुछ बिल्कुल स्टिल था। तो एलन को इसलिए बहुत अजीब लग रहा था कि हवा नहीं चल रही बट आवाज़ कहाँ से आ रही है। एलन ने जब ध्यान देना शुरू किया और मुड़कर देखा तो उसे एक विस्पर भी सुनाई दी जो कह रही थी, Come here, एलन, come here। एलन ने सोचा पीछे जाकर देखते हैं आवाज़ कहाँ से आ रही है। एलन फ्रंट से घूमते हुए पीछे की तरफ गए, ये देखने के लिए कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। फिर से अपने मन का वहम, मतलब कोई कितना किसी चीज़ को वहम मान सकता है। एलन वापस अपने फ्रंट डोर की तरफ आए, कीज से वापस डोर खोलने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनको एक ऑरेंज कलर की लाइट जैसी फील हुई। उन्होंने फिर अपने राइट साइड में देखा तो देखा कि उनका जो गराज है वो बड़ी बड़ी आग की लपटों में झुलस रहा है। एलन ने अपना लंच बैग नीचे रखा, फटाफट गेट खोला और अंदर से फायर एक्सटिंग्विशर लाए आग बुझाने के लिए। तो उसने आकर देखा कि गराज तो बिल्कुल ठीक है, गराज में तो कोई आग नहीं लग रही। फिर भी एलन ने सोचा कि ये उसके दिमाग का वहम है। एलन ने अपना लंच बैग उठाया, कुछ सोचते सोचते घर के अंदर एंटर हुआ और घर के अंदर एंटर होते उसे फील हुआ कि किसी चीज़ ने उसके हाथ से वो लंच बैग बहुत फोर्सफुली खींचा है। वो चीज़ दिख नहीं रही है। उस चीज़ ने खींच कर उस लंच बैग को पीछे की तरफ इतने फोर्स के साथ फेंका है कि जाकर वो एक नाइट लैम्प पे लगा और लैम्प टूट गया। एलन को समझ नहीं आया कि ये उसके साथ अचानक से क्या हुआ और वो किस तरह की फोर्स थी जिसने उसके हाथ से लंच बैग फेंक के मारा। और एलन अब इतना ज़्यादा डर गया था कि उस दिन से वो अपनी बेटियों के कमरे में सोने लगा था। डेबी अपने बेटे के साथ सोने लगी थी। वो दोनों समझ गए थे कि इस घर में कुछ तो सुपर नेचुरल है जो उन्हें शायद नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन उनके पास अपने बच्चों को इस तरीके से प्रोटेक्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। और जब एलन अपनी बेटियों के कमरे में सो रहे थे तो उनको विस्पर सुनाई देती थी जो उनसे कहती थी, यू आर डेड। उनके कान के पास उन्हें धीरे से सुनाई देता था, यू आर डेड। तब एलन को समझ आ रहा था कि उनकी बेटियों के लिए इस कमरे में सोना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा और वो इतने महीनों से अपनी बच्चियों की बात का विश्वास भी नहीं कर रहे थे। एलन और डेबी चर्च के पास्टर के पास गए। पास्टर को उन्होंने अपने साथ हो रही सारी बातें बताई। पास्टर घर आए, उन्होंने बताया कि यहाँ एक इविल प्रेजेंस है, लेकिन उसका रूट क्या है ये बता पाना मुश्किल है। पास्टर ने बताया कि ये प्रेजेंस या ये जो भी सुपर नेचुरल चीज़ है घर में, ये बच्चों की एनर्जी यूज़ कर रही है और उसी से उसको पावर मिलती है और इसीलिए बच्चे हमेशा थके और बीमार रहते हैं। उन्होंने घर को ब्लेस किया। सब लोगों ने मिलकर घर में प्रेयर की।
कुछ दिन इस घर में शांति बनी रही, लेकिन एक्टिविटीज़ वापस शुरू हो गई और अब और ज़्यादा खतरनाक तरीके से। डेबी और एलन को लगा कि अब घर में सब कुछ ठीक है, तो वो दोनों बाहर डिनर करने गए। उन्होंने बेबी सिटर को बुलाया अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए। बेबी सिटर का एलन और डेबी के पास कॉल आया कि वो और ज़्यादा बेबी सिट नहीं करना चाहती है, आप लोग वापस घर आ जाओ। वो दोनों घबराते हुए घर आए और बेबी सिटर ने एलन और डेबी को बताया कि किचन में जो चेयर है वो अपने आप मूव होने लगी थी। बेबी सिटर उस टाइम बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और वो भी कांपती हुई आवाज़ में बात कर रही थी। उसने ये भी कहा कि उसने घर में एक डार्क फिगर को चलते हुए देखा है और उसे भी कुछ अजीब अजीब से विस्परिंग साउंड्स आ रहे हैं जो उससे कह रहे हैं इस घर से जाने के लिए। बेबी सिटर के ये कहने के बाद उनके बेटे ने भी ये चीज़ कंफर्म करी कि हाँ, चेयर सच में खुद से मूव हुई थी। डेबी और एलन को लग रहा था कि घर को ब्लेस करने के बाद ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, तो वो पता नहीं अपने बेटे को कितना ही शरारती मानते थे कि उन्हें लगा कि बेबी सिटर और उनके 7 साल के बेटे ने मिलकर पेरेंट्स को डराने का या उनके साथ एक प्रैंक करने का डिसाइड किया और ये कहानी बना दी। उनके पास एक कुत्ता भी था जो उन्होंने कैट के जाने के बाद घर में लाया था। वो कुत्ता पहले बहुत ज़्यादा भौंकता और ग्राउल करता था। पहले उन्हें लगा कि ये उसका नेचर होगा, वो एक ही जगह देखकर भौंकता रहता था। फिर जब उन्होंने घर को ब्लेस करवाया तो वो कुत्ते ने भी ये सब करना बंद कर दिया। फिर जब ये वापस उनके बेटे के साथ और बेबी सिटर के साथ इंसिडेंट हुआ, वो कुत्ते ने वापस यही एक्टिविटी शुरू कर दी। इसके बाद उन दोनों को समझ आ गया कि एक्टिविटीज़ चालू हो गई हैं फिर से और हमें शायद फिर से घर को ब्लेस करवाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ही एलन एक रात लेट नाइट शिफ्ट पर थे और डेबी घर पर अकेले नहीं रहना चाहती थी, तो एलन के भाई को एलन ने बुला लिया। एलन ने अपने भाई को आराम से बैठ के समझाया कि हमारे घर में कुछ ऐसा भूत जैसा है, कुछ तो सुपर नेचुरल है जिसकी वजह से ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, आवाज़ आती हैं। तो बट एलन का भाई इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं मानता था। वो तो उल्टा उनके ऊपर हंसा कि हाँ श्योर, भूत जैसा भी कुछ होता है, मतलब उनका मजाक ही उड़ाया उसने और ये चीज़ नहीं मानी। वो रात को भाई की बेटियों के रूम में सो गया, सब ठीक था। फिर एक ज़ोरदार बैंग की आवाज़ आई। एलन के भाई की आँख खुली। उसने देखा कि उसके पास एक डार्क फिगर खड़ी है, लाल आँखों वाली, जो उसको घूर रही है। जो नॉन बिलीवर है उसको पहली रात में उसने यकीन दिला दिया कि एलन जो बोल के गया था वो सच है। उससे वो इतना ज़्यादा डरा कि वो फटाफट उठा, उसने डेबी को आवाज़ लगाई और सामान पैक करना शुरू कर दिया। उसने डेबी से कहा कि फटाफट बच्चों का सामान पैक करो, हम यहाँ से निकलने वाले हैं। इनफैक्ट डेबी इस डिसीजन से खुशी थी क्योंकि उन्हें चैन से सोए और इस दहशत में रहते रहते बहुत दिन हो गए थे। डेबी ने एक बैग में ज़रूरी सामान डाला, कपड़े, डॉक्यूमेंट्स, बच्चों को उठाया और विस्कॉन्सिन की कड़कड़ाती जनवरी की रात में वो वहाँ से निकल गए और एलन के भाई के घर चले गए। एलन काम से घर वापस आया तो उनके लैंडलाइन पर कॉल आई डेबी की और उसने कहा कि वहाँ से निकल जाओ जितना जल्दी हो सके। और उसके भाई ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि उस फिगर ने उसको कैसे जान से मारने की धमकी दी और वो उसको कैसे खड़ी होकर देख रही थी। टॉलमैन फैमिली ने उस रात के बाद लाराबी स्ट्रीट के उस घर में कभी कदम नहीं रखा। इन लोगों ने आपस में बैठकर जब बात करी तो इन्हें ये समझ में आया कि जब वो इनिशियली घर में शिफ्ट हुए थे तब ऐसा कुछ नहीं था और उन्हें लगा शायद वो बंक बेड में ही कुछ ऐसा था जिसकी वजह से उन्हें इस तरह की एक्सपीरियंसेस हुए, क्योंकि उनके कैट और डॉग भी हमेशा बंक बेड की तरफ देखकर ही भौंकते या ग्राउल करते थे। तो घर छोड़ने के 2 हफ्ते बाद टॉलमैन्स ने वो बंक बेड को वहाँ से निकलवाया और डिस्ट्रॉय करवा दिया। उन्होंने उस बेड को सेल नहीं किया, डोनेट नहीं किया, सीधे डिस्ट्रॉय करवाया क्योंकि वो उसके कर्ज को फॉरवर्ड नहीं करना चाहते थे। 1988 को घर सेल पर लग गया। उन्हें करीब $3000 का नुकसान हुआ, लेकिन टॉलमैन्स को इस बात की परवाह नहीं थी। उन्हें बस इस चीज़ का रिलीफ था कि वो उस डरावनी चीज़ को पीछे छोड़ आए हैं। अप्रैल 1988 में वहाँ उस घर में एक नई फैमिली शिफ्ट हो गई जिन्होंने इस तरह की या कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या हॉन्टिंग्स वहाँ एक्सपीरियंस नहीं की। कुछ लोगों ने जो इन बातों पर बिलीव नहीं करते ये भी कहना शुरू कर दिया कि ये सब बनावटी बातें हैं, टॉल्समैन ये सब अटेंशन के लिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसे का लालच है। लेकिन टॉलमैन फैमिली ने एक बड़े
टैबलॉइड का ल्यूक्रेटिव ऑफ़र ठुकरा दिया था। डेबरा और एलन ने इंटरव्यूज़ में कभी भी अपने बच्चों का नाम रिवील नहीं किया। इनफैक्ट जहाँ भी उन्होंने इस कहानी के बारे में बताया तो उन्होंने ये कहा कि उस कहानी के किरदारों को किसी एक्टर्स से ही प्ले करवाया जाए, हम उसमें नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते, या जहाँ भी उनके इंटरव्यूज़ आए उनके फेस को नहीं दिखाया गया। दूसरा, उन्हें बहुत बड़े बड़े चैनल से अच्छे पैसों के ऑफ़र्स भी मिले, लेकिन उन्होंने ऑफ़र्स को भी ठुकरा दिया और कहा कि वो अपने बच्चों के ट्रॉमा और बैड एक्सपीरियंस के बदले कोई पैसा नहीं कमाना चाहते। इसी बीच में उन्हें अनसॉल्व मिस्ट्रीज से भी कॉल आया, लेकिन डेबरा और एलन ने अपनी 3 कंडीशंस रखी। उन्होंने कहा, हमारा चेहरा नहीं दिखेगा, बच्चों के नाम कभी सामने नहीं आएंगे और री-इनैक्टमेंट्स एक्टर ही करेंगे। अक्टूबर 26, 1988 को वो एपिसोड एयर हुआ। ये सबसे हॉन्टिंग टीवी एपिसोड्स में से एक बन गया। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात कुछ रिसर्चर्स ने इस केस के बारे में सामने रखी। स्पेक्टिस की सबसे पॉपुलर थ्योरी है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे आप देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, अगर घर में लीक हो तो हेल्यूसिनेशंस होती हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, चेस्ट में दर्द होता है, डिजीनेस होती है, और सबसे स्केरी, आपको लगता है कि आप पागल हो रहे हैं। बच्चे जो बॉडी मास में छोटे हैं, सबसे पहले उन्हीं को इस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है, और स्पेक्टिस का यही कहना था। स्पेक्टिस का कहना था कि यही एक्सप्लेन कर सकता है कि बच्चे बार बार बीमार क्यों पड़ रहे थे। उस वक्त विस्कॉन्सिन पावर एंड लाइट एरिया में फॉल्टी गैस फिटिंग्स रिप्लेस हो रही थी। हालांकि टॉलमैन के घर में स्पेसिफिकली कोई फॉल्टी फिटिंग नहीं मिली थी। लाराबी स्ट्रीट का वो घर आज भी वहीं है। अब नई फैमिली वहाँ रहती है, सब ठीक है, और कहीं हॉरिकॉन के बाहर ज़मीन के नीचे एक बंक बेड के टुकड़े दबे हुए हैं। तो ये थी टॉलमैन्स हाउस की कहानी। एंड रिमेंबर, अगली बार अगर कोई सेकंड हैंड चीज़ ख़रीदने जाओ तो एक बार सोच लीजिएगा कि कहाँ से आई है, और पूछ भी लीजिएगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है। और हाँ, अगर कभी भी कोई प्रेजेंस या सुपरनैचुरल चीज़ फील करो तो कभी उसको चैलेंज मत कीजिएगा, क्योंकि फिर वो आपको जीने नहीं देगी। अगर आपको ये रियल हॉन्टिंग स्टोरी और मेरा नरेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर तुम्हें रियल हॉन्टिंग्स पसंद हैं तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना।